Hello, friends, and welcome to the Exams Made Simple. So, we are back again with the Hindu complete newspaper analysis for 30th of May 2021. तो 30 मई 2021 का द हिंदू न्यूज़पेपर एनालिसिस देखेंगे। संडे का दिन है तो मैं थोड़ा मतलब लिमिटेड पेपर तक लिमिटेड रखूंगा डिस्कशन को। आज का न्यूज़पेपर डिस्कस करेंगे, प्लस क्वेश्चंस फॉर प्रीलिम्स एंड प्लस मैप ऑफ द डे। इतनी चीज़ें हम डिस्कस करेंगे। स्टार्ट करते हैं पहले आज के सवालों के साथ। आप इसका जवाब दीजिएगा मुझे कमेंट सेक्शन में। पहला सवाल है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग जीएसटी काउंसिल इज इनकरेक्ट। जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग कौन सा स्टेटमेंट जो है वो गलत है। ऑप्शंस आपके सामने स्क्रीन पे हैं। प्लीज डू टेल मी। इसको पढ़ लीजिए स्टेटमेंट को पॉज करके एंड आंसर जरूर बताइएगा कौन सा स्टेटमेंट गलत है। दूसरा सवाल है, थीटू और पैगासा आइलैंड, दीज आर द टू नेम ऑफ द आइलैंड्स। थीटू आइलैंड और पैगासा आइलैंड, दे आर लोकेटेड, दे वर इन न्यूज रिसेंटली, आर लोकेटेड इन विच ऑफ द फॉलोइंग रीजन्स। ऑप्शंस आपके सामने, येलो सी, अरेबियन सी, साउथ चाइना सी, मेडिटेरेनियन सी। थीटू और पैगासा आइलैंड, दीज आर लोकेटेड वेयर, आपको बताना है, ठीक है ना। दिस इज द क्वेश्चन टू यू। थर्ड क्वेश्चन इज, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स विद रिस्पेक्ट टू 17+1 इनिशिएटिव। मैंने आपको पढ़ाया हुआ है 17+1 इनिशिएटिव, मैंने आपको पढ़ाया हुआ है ना। तो आप मुझे बताइए कि इनमें से कौन सा स्टेटमेंट है उसके रिगार्डिंग। पहला स्टेटमेंट कह रहा है, एम्स टू एक्सपैंड कोऑपरेशन बिटवीन सेंट्रल एशियन यूनियन एंड द आसियान मेंबर कंट्रीज। दूसरा स्टेटमेंट कह रहा है, इट फोकसेस ऑन इंफ्रास्ट्रक्चर प्रोजेक्ट सच एज ब्रिजेस, मोटरवेज, रेलवे लाइंस एंड मॉडर्नाइजेशन ऑफ पोर्ट्स इन द मेंबर स्टेट्स। आपको बताना कि गलत स्टेटमेंट्स कौन से हैं, इनमें से गलत स्टेटमेंट कौन सा है, ठीक है ना। तो ऑप्शंस आपके सामने हैं। प्लीज डू टेल मी कि इनमें से रॉन्ग स्टेटमेंट कौन सा है। सो दीज आर द 3 क्वेश्चंस फॉर यू टुडे। प्लीज डू ट्राई टू आंसर दीज क्वेश्चंस इन द कमेंट सेक्शन बिलो एंड मैं आपको आंसर्स एंड में बता दूंगा, लेकिन आप अपनी तरफ से अटेम्प्ट जरूर करिए। अगर एक और चीज़, अगर आप वीडियो पसंद आती है आप लोगों को तो उसको प्लीज़ लाइक और शेयर भी किया करिए ना। दिस इज द थिंग, लीस्ट थिंग वी कैन एक्सपेक्ट फ्रॉम यू एंड दैट इज द थिंग विच यू कैन डू ऑल्सो। सो लेट्स सी टुडेज मैप। आज का जो मैप मैंने लिया है वो लिया है इंडिया के कौन कौन से स्टेट्स हैं जो कि बांग्लादेश के साथ अपने बॉर्डर टच करते हैं, इसके, ठीक है ना। इसके लास्ट संडे जो था वो मैंने जो मैप लिया था, आई थिंक मैंने लिया था कि नेपाल से कौन कौन सी कंट्री स्टेट्स हैं जो बॉर्डर शेयर करते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, अपने लोकेलिटी की कंट्रीज हैं, इनको याद रखना है। बांग्लादेश से बॉर्डर टच होने, देखो बांग्लादेश के साथ हम सबसे बड़ा अपना इंटरनेशनल बॉर्डर शेयर करते हैं, लैंड बॉर्डर सबसे बड़ा हम बांग्लादेश के साथ ही शेयर करते हैं, ये भी याद रखना। चाइना से ज़्यादा बड़ा बॉर्डर हमारा बांग्लादेश के साथ है, ठीक है ना, है ना। तो बांग्लादेश का सबसे बड़ा है, फिर उसके बाद चाइना का आता है, फिर उसके बाद आता है पाकिस्तान का, एंड देन नेपाल का आता है। तो इस तरीके से आप याद रखेगा कि इसका भी ऑर्डर है, प्रॉपर ऑर्डर है। इसको आई थिंक इसका कोड भी है, बचपन बोलते हैं उसको, बचपन, बचपन। एंड इसमें बांग्लादेश, चाइना, पाकिस्तान एंड नेपाल आता है, ठीक है ना। ये बॉर्डर के लेंथ के हिसाब से तो 4000 किलोमीटर का लगभग बॉर्डर है हमारा बांग्लादेश के साथ। तो कौन कौन से स्टेट्स है जो कि बांग्लादेश के साथ बॉर्डर टच होता है जिनका इंडिया के। तो पहला आप याद रखिएगा वेस्ट बंगाल, याद रखिए, दैट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। साउथ बेरुबारी सेक्टर जो है वहाँ पे टच करता है। वेस्ट बंगाल इज़ द फर्स्ट स्टेट, आप याद रखिएगा। सेकेंड इज़ असम। असम अगेन वेरी इंपॉर्टेंट, असम ज़रूर याद रखिएगा, ठीक है ना। असम सेकंड स्टेट है जो टच करता है बांग्लादेश के साथ। फिर त्रिपुरा याद रखिएगा, त्रिपुरा इज़ द थर्ड स्टेट एंड मिजोरम इज़ द फोर्थ वन, मेघालय इज़ द फिफ्थ वन। अब मैंने जब इसको याद किया था तो मैंने एक ट्रिक बना ली थी। आई विल टेल यू द ट्रिक, अगर आपको काम आती कि नहीं। देखो बहुत सिंपल सी ट्रिक है। अष्टमी, अष्टमी आप सबको पता है ना, नवदुर्गन में अष्टमी होती है, एक अष्टमी होती है ना 8वें दिन। तो हाँ, मैंने ट्रिक बनाई थी, अष्टमी, अष्टमी में वेस्ट बंगाल जाना चाहिए। ऑब्वियस सी बात है, अष्टमी का टाइम है तो विच बेटर प्लेस टू गो देन वेस्ट बंगाल, है ना, क्योंकि दुर्गा माता का फेस्टिवल है, माता का फेस्टिवल सबसे ज़्यादा वेस्ट बंगाल में होता है। तो अष्टमी में, अष्टमी से एस जो है वो है आपका असम, अष्ट टी से त्रिपुरा, मी से मिजोरम, अष्टमी में से मेघालय, वेस्ट बंगाल। बहुत इजी ट्रिक है, बहुत इजी ट्रिक है, अष्टमी में वेस्ट बंगाल जाना चाहिए। तो आप बिल्कुल याद रख सकते हैं कि अष्टमी में वेस्ट बंगाल जाना चाहिए और आपको ये भूलेंगे भी नहीं, ठीक है ना। तो ये मेरी ट्रिक है, मैंने इसका इसका बनाया था, ये निमोनिक बनाया था। आज भी मुझे याद है, आई थिंक 3-4 साल पहले मैंने बनाया था, लेकिन मुझे आज भी याद है, तो इसका मतलब है कि ये काम कर रहा है। तो अष्टमी में वेस्ट बंगाल जाना चाहिए, सिंपल सी ट्रिक से आप याद रख सकते हैं। तो लेट्स मूव टू द न्यूज़ एनालिसिस पार्ट नाउ। आज की न्यूज़ एनालिसिस पार्ट की तरफ मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स है जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। सो यू कैन स्टार्ट विद मी, ठीक है ना।
तो फ्रंट पेज की जो सबसे पहली न्यूज़ तो फ्रंट पेज पे ही है, रिपल्स फ्रॉम यास एंड सर्जिंग टाइड डिवास्टेड द सुंदरबन। तो सुंदरबन आप सबको पता होना चाहिए कि बहुत ही फेमस रीजन है इंडिया में, बायोडाइवर्सिटी के हिसाब से बहुत फेमस है, मैनग्रूव्स के लिए बहुत ज़्यादा फेमस है, स्पेशली मैनग्रूव्स के लिए सुंदरबन का जो रीजन है ना। एंड बेसिकली कहना चाहिए कि ये यहाँ पे एक आइलैंड है सागर आइलैंड। सागर आइलैंड इज द बिगेस्ट आइलैंड ऑफ द सुंदरबन। सुंदरबन चेन का जो सबसे बड़ा आइलैंड है वो सागर आइलैंड है, विच इज़ वेरी वेरी फेमस, विच इज़ द फेमस साइट ऑफ गंगा सागर मेला। गंगा सागर मेला इसमें मकर संक्रांति के टाइम पे लगता है। इट हैज़ ऑल्सो सफर्ड ग्रेट डैमेज बिकॉज ऑफ दिस यास साइक्लोन। यास साइक्लोन जो था वो वेरी सीवियर साइक्लोन की कैटेगरी में था, आपको मैंने बताया था। इसके पहले बहुत सारे ट्रॉपिकल साइक्लोन्स अभी रिसेंटली ही आए हैं। फॉर एग्जाम्पल फानी आया था 2019 में, बुलबुल आया था 2019 में, अम्फान 2020 में आया था, यास अब 2021 में आया है। यास का नाम कौन सी कंट्री ने दिया? तो यास का नाम जो दिया वो ओमान ने दिया है, याद रखिएगा, ओमान ने दिया है। और इसके जस्ट पहले जो साइक्लोन था ताउते, ताउते का नाम किसने दिया था? वो म्यांमार ने दिया था। ताउते का नाम म्यांमार ने दिया था, यास का नाम ओमान ने दिया है। तो आपको याद रखना कि यास साइक्लोन के कारण जो उसकी विंड्स है 150 किलोमीटर पर आवर, 160 किलोमीटर पर आवर, काफ़ी ज़्यादा डैमेजिंग विंड्स हैं। और जो सुंदरबंस का जो डेल्टा वाला रीजन है, सुंदरबंस डेल्टा आप सबको पता होगा कि वर्ल्ड का लार्जेस्ट डेल्टा है। एंड ये जो इसको जो नुकसान पहुंचा है वो भी अनप्रेसिडेंटेड हुआ है बिकॉज ऑफ दीज हाई विंड्स, हाई स्पीड विंड्स एंड ऑल। और स्पेशली द मैनग्रूव्स कवर जो वहाँ पर है, मैनग्रूव्स पर आपको पता होना चाहिए न्यूमेटोफोर्स, आपने अगर सुना हो तो न्यूमेटोफोर्स, ये उनका मैकेनिज्म होता है सांस लेने का, न्यूमेटोफोर्स का मैकेनिज्म होता है ऑफ द मैनग्रूव्स, ठीक है ना। तो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, आई होप यू विल रिमेंबर देम। अब ये याद रखिएगा इसको। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज़ आइटम्स हैं जिनके बारे में हमको डिस्कस करना है। तो यू कैन मूव विद मी। रिकॉल ऑफ चीफ सेक्रेटरी अनप्रेसिडेंटेड। नाउ दिस इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट इशू, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट इशू है और बहुत अच्छा इशू है। हुआ क्या, अभी आप सबको पता होगा कि प्राइम मिनिस्टर ने एक मीटिंग रखी थी जिसमें कि वेस्ट बंगाल की जो सीएम है वो नहीं पहुंची है ना। काफ़ी ज़्यादा ह्यूमन क्राइम मचा उसमें कि वो नहीं आई है, नहीं आई। इसके बाद तुरंत एक ऑर्डर 28 मई को ही डीओपीटी ने एक ऑर्डर निकाल दिया। डीओपीटी आपको पता है डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग है, जो कि आता है किसके अंदर? मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल के अंतर्गत आता है। इन्होंने बोल दिया, तुरंत 28 मई को ऑर्डर निकाला कि वेस्ट बंगाल के जो चीफ सेक्रेटरी हैं यानी कि अल्पन बंदोपाध्याय, ही शुड रिपोर्ट टू नॉर्थ ब्लॉक इन दिल्ली बाय 10 AM ऑन 31 ऑफ मई। 31 मई तक उनको 31 मई 10 बजे तक उनको रिपोर्टिंग करनी, कहाँ पे? नॉर्थ ब्लॉक पे। अब आप ये समझो, ये ऑर्डर उनको डेपुटेशन में लाने के लिए है फ्रॉम वेस्ट बंगाल टू न्यू दिल्ली। लेकिन बड़ी बात यह कि 31 मई को दिस पर्सन इज गेटिंग रिटायर्ड, सुपरिंटेंडेंट होने वाला इनका, दिस पर्सन इज गेटिंग रिटायर्ड ऑन 31 ऑफ मई। अब आप एक बात बताइए, सिंपल सी बात यहाँ पर ये है, ऑथर ने यहाँ पे ये कहा है कि भाई दो तीन चीज़ें मैं आपको इस न्यूज़ का अंदर बताऊंगा। पहली चीज़ तो कौन से रूल के अंतर्गत ये किया गया है, तो जो रूल इसमें किया गया है वो रूल यूज़ किया गया है रूल 6I ऑफ द IAS कैडर रूल्स 1954। याद रखिएगा, रूल 6I है ऑफ द IAS कैडर्स रूल 1954। IAS कैडर रूल कब बने थे? 1954 बने थे। और इसके अंदर ये कहा जाता है डेपुटेशन ऑफ कैडर ऑफिसर्स किया जा सकता है अगर सेंट्रल गवर्नमेंट चाहे तो, इन कॉन्ग्रुएंस विद द स्टेट गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट प्लस स्टेट गवर्नमेंट की मर्जी होनी चाहिए। तो वो रूल 6I के तहत किसी भी ऑफिसर को, IAS ऑफिसर को डेपुटेशन में ला सकते हैं फ्रॉम स्टेट टू सेंटर, या किसी दूसरे स्टेट में भी ले जा सकते हैं। लेकिन यहाँ पर एक और कैविएट, अगर आप लोग ये सोचें कि आप भाई इसमें तो एग्री नहीं किया होगा वेस्ट बंगाल सीएम ने, तो अगर कोई डिसएग्रीमेंट होता है बिटवीन द सेंटर एंड द स्टेट तो फिर स्टेट की विल प्रिवेल नहीं करेगी, सेंट्रल की विल प्रिवेल करेगी। मतलब कि सेंट्रल जो बोलेगा वो होगा। इस कारण से इनका डेपुटेशन कैंसिल नहीं किया जा सकता, ठीक है ना। दिस इज द ऑर्डर ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट। अब देखो यहाँ पे द ऑर्डर, इस ऑर्डर में कहा गया है, ऑर्डर में क्या बोला गया है मैं वो आपको रीड करके दिखाता हूँ। प्लेसमेंट ऑफ सर्विसेज, मिस्टर बंदोपाध्याय एज पर प्रोविजंस ऑफ द इंडियन एडमिनिस्ट्रेटिव सर्विस कैडर रूल्स 1954 विद द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विद इमीडिएट इफेक्ट। तो मतलब कि उनको इमीडिएटली इफेक्ट से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के अंतर्गत काम करना है दिल्ली जा करके, है ना। अब 31 मई को व्यक्ति रिटायर हो रहा था, तो एक तरीके से अब ये इसको जो ACC यानी कि अपॉइंटमेंट्स कमेटी जो होती है उसको आप सबको पता होना चाहिए, इट इज हेडेड बाय द प्राइम मिनिस्टर एंड होम मिनिस्टर अमित शाह इज द अदर मेंबर। तो प्राइम मिनिस्टर द्वारा ACC को हेड कौन करता है? उसको अपॉइंटमेंट कैबिनेट कमेटी को कौन हेड करता है? उसको हेड करते हैं आपके प्राइम मिनिस्टर विद द होम मिनिस्टर एज अनदर मेंबर। अब ये जो है अल्पन बंदोपाध्याय इज अ 1987 बैच IAS ऑफिसर एंड
आफ्टर द ऑल इंडिया सर्विसेज रूल, ऑल इंडिया सर्विसेज रूल बने कब थे? तो याद रखिएगा 1951 में ऑल इंडिया सर्विसेज आई थी, और आईएएस कैडर रूल्स 1954 में बने थे, ठीक है ना, याद रखिएगा। और ये डेपुटेशन वाला जो फंडा है ये 1969 में उसमें ऐड किया गया था, 1969 में ऐड किया गया था। अब कई लोग इसका अपोज कर रहे हैं, तो वो अपोज क्यों कर रहे हैं भाई? जब प्रोविजन है, अपोज क्यों कर रहे हैं? प्रोविजन है, लेकिन इसके अंतर्गत एक ये भी प्रोविजन है, अभी तक जो कस्टम चला है वो ये है कि डेपुटेशन का जो ऑफिसर रहता है, मतलब जो इस तरीके का ऑफिसर रहता है, उसकी पर मतलब उसकी विल भी जानी जाती है, उसकी विल भी लिया, मतलब उस आईएएस ऑफिसर की भी विल जानी जरूरी थी, है ना। और यही चीज़ स्पेशल सेक्रेटरी जो है वप्पाला बालाचंद्रन, ही वाज अ स्पेशल सेक्रेटरी, ही सेड द सेम थिंग। ये अनप्रेसिडेंटेड और विंडिक्टिव ऑर्डर है, और इसमें विल ऑफ द आईएएस ऑफिसर भी लेनी जरूरी थी, एंड दिस इज टाइप ऑफ, एक तरीके से वही वाली बात है कि इट इज अनबिकमिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट, अनबिकमिंग ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट है ये, ठीक है ना। दीज आर द थिंग्स व्हिच हैव बीन सेड रिगार्डिंग दिस चीफ सेक्रेटरीज ट्रांसफर। एंड 31 मई को व्यक्ति रिटायर हो रहा है, उसी दिन आप उसको वहां बुला रहे हो, तो दिस इज समथिंग विच इज गिविंग अ वेरी बैड मैसेज, दिस इज गिविंग अ वेरी बैड मैसेज। आई होप यू विल रिमेंबर दिस थिंग। कोस्ट गार्ड विल गेट मोर रिस्पॉन्सिबिलिटीज। अब अजीत डोभाल जी थे, ही हैज कमीशनड अ न्यू ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल फॉर कोस्ट गार्ड्स, इसका नाम है ओपीवी सजग, याद रखिएगा, ऑफ शोर पेट्रोल व्हीकल सजग, इट हैज़ बीन इंड्यूस्ड इनटू द इंडियन कोस्ट गार्ड। एक और इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखिएगा कि इंडियन कोस्ट गार्ड जो है कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है? तो ये आता है मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर आता है, ठीक है ना, डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर आता है। अदरवाइज आप लोग सिर्फ यही सोचते रहेंगे कि डिफेंस मिनिस्ट्री के अंदर केवल 3 चीज़ आती हैं, एयरफोर्स, आर्मी और नेवी, ऐसा नहीं है। आईसीजीएस यानी कि इंडियन कोस्ट गार्ड सर्विसेज जो है वो भी आपका किसके अंतर्गत आता है? आता है आपका मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस के अंदर, तो रिमेंबर दैट थिंग ऑल्सो, ठीक है ना। आगे देखते हैं इंपॉर्टेंट चीज़ें कि ₹10 लाख कॉर्पस फंड फॉर एवरी चाइल्ड ऑर्फन्ड बाय कोविड-19। तो कोविड-19 में जो भी बच्चे ऑर्फन हुए हैं उनके लिए 10 लाख का सपोर्ट गवर्नमेंट ने कहा है, एंड दिस विल बी अ पार्ट ऑफ पीएम केयर्स स्कीम। And centers announced a comprehensive financial aid package for the children orphaned during the pandemic. Students can be enrolled in केंद्रीय विद्यालयाज और प्राइवेट स्कूल्स विद द गवर्नमेंट टेकिंग केयर ऑफ द एक्सपेंसेस। अगर उनको पढ़ाई की उम्र में है तो उनको केंद्रीय विद्यालय में या प्राइवेट स्कूल में भेजने के लिए गवर्नमेंट एक्सपेंस उठाएगा। स्टूडेंट्स ऑफ 11 to 18 ईयर्स कैन बी enrolled in सैनिक स्कूल्स और नवोदय विद्यालय। तो 11 से 18 साल के जो बच्चे हैं उनको सैनिक स्कूल या नवोदय विद्यालय में एडमिशन दिया जाएगा। हेल्थ इंश्योरेंस कवर 5 लाख का दिया जाएगा। कॉर्पस ऑफ 10 लाख पर चाइल्ड टू बी क्रिएटेड, एंड मंथली स्टाइपेंड जो है वो बच्चों को दिया जाएगा आफ्टर 18 ईयर्स ऑफ एज, एंड लमसम टू बी डिसबर्स्ड वंस एट द एज ऑफ 23। तो 23 साल की उम्र में पूरा लमसम अमाउंट दिया जाएगा। तो दीज आर द थिंग्स विच हैव बीन थॉट बाय द गवर्नमेंट। तो दिस इज अ गुड इनिशिएटिव, अच्छी चीज़ है, ऐसा होना जरूरी था, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। डैजलिंग द स्काई सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम कंप्लीट 25 ईयर। तो सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम जो है उसने अपने 25 साल पूरे कर लिए हैं। सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम जो थी वो 1996 में बनी थी, 1996 में बनी थी, और इंडियन एयरफोर्स बेस बिदार कर्नाटका में इसको रेस किया गया था। इंडियन एयरफोर्स बेस बिदार कर्नाटका में एयरफोर्स की टीम है सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम है। और लेकिन एक और बीच में चीज़ हुई थी कि इसको 2000 आई थिंक 2011 में इसको डिसबैंड कर दिया गया था। 2011 में इसको डिसबैंड करने का रीज़न ये था कि उस समय ट्रेनिंग एयरक्राफ्ट नहीं थे इंडिया के पास पूरे, तो 2011 में इसको डिसबैंड किया था। लेकिन 2015 में दोबारा से इसको रिजरेक्ट कर दिया गया था, 2015 में रिजरेक्ट किया गया। और सूर्य किरण एरोबेटिक डिस्प्ले टीम विच इज़ देयर, एंड याद रखिएगा इंडियन एयरफोर्स की टीम है, और 2011 में पहले डिसबैंड हुई थी, फिर 2015 में दोबारा रिजरेक्ट हुई, लेकिन बनी कब थी? 1996 में बिदार कर्नाटका एयरफोर्स में, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं, देखते हैं और क्या इंपॉर्टेंट न्यूज आइटम्स है जिनके बारे में डिस्कस करना है। रिमेन्स ऑफ 215 चिल्ड्रन फाउंड इन स्कूल। अब ये कनाडा का एक एक्चुअली रेसिडेंशियल स्कूल है, काफ़ी न्यूज़ में है, तो मैं इसको आपको बता दूं। कैमलूप्स इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल इन ब्रिटिश कोलंबिया, इसको याद रखिएगा, दिस इज द थिंग। कैमलूप्स कैमलूप्स इंडियन रेसिडेंशियल स्कूल इन ब्रिटिश कोलंबिया, ठीक है ना। तो दैट इज़ द एक इसका स्कूल का नाम है। और
यहाँ पे कनाडा की एक साइड से मिला है, देखो कनाडा द रिमेन्स ऑफ 215 चिल्ड्रन सम एज यंग एज 3 years old हैव बीन फाउंड बरीड ऑन द साइट ऑफ व्हाट वाज वंस कनाडाज लार्जेस्ट इंडिजिनस रेजिडेंशियल स्कूल्स, ठीक है ना। तो कनाडा का लार्जेस्ट रेजिडेंशियल स्कूल जो था एक समय में, वहाँ से लगभग 215 रिमेन्स मिले हैं। और एक ये कैमलूप्स जो इंडियन रेजिडेंशियल स्कूल है, ये ब्रिटिश कोलंबिया में है, ब्रिटिश कोलंबिया में था, ब्रिटिश कोलंबिया में 1950s में था, ठीक है ना। तो इसको दोनों को डिफरेंशिएट करके रखना, ठीक है ना। फिलीपींस प्रोटेस्ट अगेंस्ट चाइनाज इलीगल साउथ चाइना सी प्रेजेंस। तो वही वाली बात है कि साउथ चाइना सी में एक इलीगल प्रेजेंस है चाइना की, जिसके अगेंस्ट फिलीपींस बार बार कहता है कि उनके एक्सक्लूसिव इकोनॉमिक जोन वाले रीजन में आता है। और इस बार जब जहां हुआ है वो थीटू आइलैंड्स है। ये मैं आपको यही मैं आज मैंने जो क्वेश्चन पूछा था थीटू आइलैंड्स का, वो यही पूछा था। थीटू आइलैंड जो है वो साउथ चाइना सी वाले रीजन में ही है। और पैगासा आइलैंड भी इज इन द साउथ चाइना सी। तो ये देखो थीटू को ही पैगासा बोलते हैं। देखो थीटू known as the Pagasa Island is in Philippines, is 451 kilometer from the mainland and is the biggest of the 8 reef shoals and islands it occupies in the Spratly archipelago। तो Spratly archipelago के अंतर्गत थीटू आपका आता है। थीटू को ही पैगासा बोलते हैं, ठीक है ना, याद रखिएगा। थीटू को ही पैगासा आइलैंड बोलते हैं। दैट इज द थिंग विच इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, और इसको याद रखिएगा, ठीक है ना। और चाइना क्या कर रहा है कि चाइना हैज़ बिल्ट अ मिनी सिटी विद रनवेज, हैंगर्स एंड सरफेस टू एयर मिसाइल्स इन द सूबी रीफ अबाउट 25 किलोमीटर फ्रॉम द थीटू। तो थीटू से जस्ट 25 किलोमीटर दूर एक सूबी रीफ जगह है। देखो थीटू भी एक रीफ ही है, मैं ये भी आपको बता दूँ, थीटू रीफ ही है। जब आप जाएंगे तो थीटू रीफ ही है, और उसकी सब एक सूबी रीफ ही उसके पास 25 किलोमीटर पे है। तो चाइना ने वहाँ पे एक मिनी सिटी, रनवे, हैंगर, सरफेस टू एयर मिसाइल सब बना के रखा है। और ये फिलीपींस के अकॉर्डिंग ये इन्वेजन है, ये उनके सॉवरेनिटी के अंदर इन्वेजन है। सो दीज आर द थिंग्स विच आर इंपॉर्टेंट, इसको याद रखिएगा। थीटू और पैगासा को जरूर याद रखना, इसको इंपॉर्टेंट है ये चीज़। एंड पैगासा आइलैंड इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ द फिलीपींस, ठीक है ना, काफ़ी इंटीग्रल पार्ट है फिलीपींस का पैगासा, तो इसलिए ये न्यूज़ में भी है, इसको याद रखना। आगे मूव करते हैं। डिक्लाइनिंग फॉरेस्ट बर्ड स्पीशीज़ इन वेस्टर्न हिमालयाज। अब वेस्टर्न हिमालयाज में बर्ड स्पीशीज़ जो हैं वो घटती जा रही हैं। इन द स्टेट ऑफ उत्तराखंड वाले रीजन में जो बर्ड स्पीशीज़ की वो है वो घटती जा रही हैं, स्पीशीज़ घटती जा रही हैं, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट रिसर्च में सामने आया है वेस्टर्न हिमालयाज वाले रीजन में। और क्लाइमेट चेंज ही आप इसका रीजन बता सकते हैं, क्योंकि बहुत सारी बर्ड्स ऐसी जो कभी नहीं पाई जा सकती ऐसे जगहों पर, लेकिन पाई जा रही हैं। अब देखो जैसे यहाँ पे इन्होंने लिखा है कि कुछ ऐसी बर्ड्स हैं जैसे बुलबुल जैसी ऐसी बर्ड हैं जो इस हाइट पे नहीं पाई जाती हैं, ठीक है ना। लेकिन यहाँ पे अब मिलने का कारण क्या है? वही कारण है कि भाई लोअर रीजन्स में कंस्ट्रक्शन हो रहा है, कहीं बिल्डिंग्स बन रही है, तो इस कारण से ये जो बर्ड्स हैं ये सब ऊपर के रीजन में आ रही हैं, और इन रीजन्स में जहाँ इनको नहीं होना चाहिए तो वहाँ पर भी ये पाई जा रही है, ठीक है ना। इसके अलावा देखो यहाँ पे लिखा है, ये देखो, you will not see pigeons and black kites in these altitudes। पिजन और ब्लैक काइट्स इन एल्टीट्यूड्स में नहीं पाया जाता, लेकिन यहाँ पर अब दिखने लगी हैं वेस्टर्न हिमालयाज वाले रीजन में। तो ये भी एक रीजन है कि एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़, आप इसको कोट कर सकते हो, एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज़ का एक फेमस एग्जाम्पल है ये, ठीक है ना। आगे मूव करते हैं। सेंटर व्हाट्सएप टसल ओवर न्यू आईटी रूल्स। अब मैंने सेंटर और व्हाट्सएप का जो टसल है ये तो आपको कई बार बताया है, फिर से एक बार रिपीट कर देता हूं मैं। देखो सेंटर ने अभी नए आईटी रूल्स 2021 बताए, जिसमें उन्होंने ये बोला कि भैया आपको ट्रेसेबिलिटी डॉक्ट्रिन का फॉलो करना पड़ेगा। ट्रेसेबिलिटी डॉक्ट्रिन का मतलब क्या है कि मतलब व्हाट्सएप हमको बताएगा कि ये मैसेज का ओरिजिन कहाँ से हुआ है, ठीक है ना। मान लो कोई मैसेज गवर्नमेंट को लगता है कि अगेंस्ट है, तो वो उसका ओरिजिन पूछ सकते हैं। अब व्हाट्सएप इस चीज़ के काफ़ी अगेंस्ट है, ट्रेसेबिलिटी के अगेंस्ट है। देखो मैंने एक चीज़ आपको बताई थी क्यों अगेंस्ट है, क्योंकि पहली चीज़ एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो होता है, एंड टू एंड इंक्रिप्शन जो होता है उसको ब्रेक करना पड़ेगा। सिंपल सी बात है, अगर आपको एक मैसेज का भी ट्रेस जानना है तो आपको सारे मैसेजेस का ट्रेस जानना पड़ेगा। ऑब्वियस सी बात है ना, आपको कोड में चेंज ऐसा करना पड़ेगा कि आप फिर सारे मैसेजेस पढ़ पाओ। तो कुल मिलाकर के एंड टू एंड इंक्रिप्शन को आपको ब्रेक करना पड़ेगा, तभी आप मैसेजेस का ओरिजिन जान सकते हो। दूसरा एक पॉइंट बहुत अच्छा व्हाट्सएप ने दिया था, वो मैंने अभी तक नहीं बताया था आपको, आज मैंने पढ़ा तो मुझे अच्छा लगा। एक और इंपॉर्टेंट चीज व्हाट्सएप ने बोली है कि ट्रेसेबिलिटी डॉक्ट्रिन जो है वो कोई श्योर शॉर्ट मेथड नहीं है ओरिजिन पता करने का। क्यों? फॉर एग्जाम्पल, अगर किसी व्यक्ति को कोई मैसेज सपोज उनके मोबाइल नंबर पे आया हो किसी दूसरे व्यक्ति से, और फिर उस व्यक्ति ने उस मैसेज को वहां से कॉपी करके व्हाट्सएप में भेज दिया हो, या फिर कोई ईमेल के माध्यम से कोई चीज़ आई हो,
और फिर वहां से उस व्यक्ति ने भेज दिया व्हाट्सएप में, तो ट्रेसिंग तो फिर गलत हो जाएगी ना। व्हाट्सएप में तो वो व्यक्ति भेज रहा है, लेकिन सपोज किसी दूसरे व्यक्ति ने उसका ओरिजिन ईमेल पे किया था और इस व्यक्ति ने व्हाट्सएप पे भेज दिया, तो कुल मिलाकर के ये ओरिजिनेटर कहलाएगा। लेकिन वो चीज़ इसने ओरिजिनेट तो नहीं की है, वो चीज़ तो इसको मेल के थ्रू या मैसेज के थ्रू मिली होगी। तो कुल मिलाकर के व्हाट्सएप का ये कहना है कि ट्रेसिबिलिटी डॉक्ट्रिन भी जो है तो कोई श्योर शॉट मेथड नहीं है जो आप बोल रहे हैं कि ट्रेसिबिलिटी करने से हमको ओरिजिनेटर पता चल जाएगा। ओरिजिनेटर तब भी आपको नहीं पता चलेगा, हो सकता है मेल में ओरिजिनेट। इनफैक्ट ये हो सकता है कि कई इनोसेंट लोग जो है जिनको नहीं पता होगा कि बाद में ये चीज़ उनके अगेंस्ट जा सकती है, वो कोई ऐसी चीज़ फॉरवर्ड कर दे। कई लोग हैं जैसे पेरेंट्स होते हैं घर में, उनको नहीं पता रहता कई चीज़ें कि ये फॉरवर्ड करनी है कि नहीं करनी है ना। दे कैन फॉरवर्ड दैट एंड बाद में वो प्रॉब्लम में पड़ जाए, है ना। तो ट्रेसिबिलिटी इसके कारण से सही नहीं है। दूसरा चीज़ उन्होंने बोला कि ऑब्वियस सी बात है पूरे के पूरे मैसेजेस पढ़ने पड़ेंगे, तो प्राइवेसी का एक बहुत बड़ा कंसर्न रहेगा। ये पूरे के पूरे मैसेजेस को ही एक तरीके से रीडिंग करनी पड़ेगी और उसको सेव करना पड़ेगा। दिस इज व्हाट द व्हाट्सएप इज सेइंग। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का ये कहना है, दो रीजंस गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने दिए हैं। पहला रीजन उन्होंने ये दिया है कि प्राइवेसी का जो राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दिस इज द फर्स्ट रीजन विच दे आर गिविंग कि प्राइवेसी का जो राइट है वो एब्सोल्यूट राइट नहीं है। दूसरा रीजन जो वो दे रहे हैं वो ये दे रहे हैं कि भैया आप कोई दूसरा तरीका हमको बताओ कि हमको ओरिजिन मिल सके। अगर आप दूसरा तरीका हमको बता देते हो तो हमको ये करने की जरूरत नहीं। लेकिन हाँ, एंड टू एंड इंक्रिप्शन तोड़ने के फेवर में गवर्नमेंट भी नहीं है। तो अब देखते हैं कि व्हाट्सएप किस तरीके से काम करेगा। वैसे कई कंट्रीज हैं जैसे यूएसए हो गई, यूएसए भी कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है व्हाट्सएप से, लेकिन वो किस फॉर्म की इन्फॉर्मेशन रहती है, वो जैसे लास्ट सीन, आईपी एड्रेस, ईमेल एड्रेस, स्टार्ट डेट ऑफ द व्हाट्सएप सर्विस, नेम ऑफ द पर्सन, प्रोफाइल फोटो, ग्रुप इन्फॉर्मेशन, ये सारी चीज़ें ले सकता है ना। यूएसए भी दे रहा है। तो व्हाट्सएप ने भी यही कहा है कि भैया आप ट्रेसिबिलिटी के बिना भी हमसे ये सारी चीज़ें मांगो तो हम आपको दे देंगे, है ना। वाई आर यू हार्पिंग ऑन दैट थिंग जिसमें हमको एंड टू एंड ब्रेक करना पड़ेगा। तो दीज आर द थिंग्स दैट वर इन टुडेज न्यूज़पेपर। आई होप यू गॉट क्लैरिटी, आपको समझ में आया होगा। दैट इज इट फॉर द डे। आंसर्स मैं आपको एक बार बता देता हूँ। जो पहला क्वेश्चन मैंने पूछा था जीएसटी काउंसिल के रिगार्डिंग कौन सा इनकरेक्ट है, तीनों ही स्टेटमेंट सही है। नन ऑफ द अबव, डी विल बी द आंसर। थीटू और पेगासा आइलैंड कहाँ पर है बता दिया मैंने आपको, साउथ चाइना सी। 17+1 इनिशिएटिव में स्टेटमेंट गलत कौन सा है, पहला स्टेटमेंट ही गलत है, क्योंकि ये CEE यानी सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन कंट्रीज़ के लिए है, ना कि ये आपका सेंट्रल एशियन और एशियान के लिए, इसके लिए नहीं है। ये चाइना का इनिशिएटिव है, 2012 में स्टार्ट किया गया था बुडापेस्ट में, है ना। चाइना का इनिशिएटिव है, 2012 में बुडापेस्ट से स्टार्ट किया गया था 17+1 इनिशिएटिव। और ये जो है आपका सेंट्रल एंड ईस्टर्न यूरोपियन प्लस चाइना के इनिशिएटिव को बढ़ाने के लिए है, इसलिए पहला स्टेटमेंट गलत है, दूसरा सही है, ठीक है ना। सो दैट विल बी दैट थिंग। सो दैट इज इट फॉर द डे। आई होप यू गॉट क्लैरिटी एंड यू लव्ड आवर वीडियो। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।